स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जब एक बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव होता है तो इसके ऊपर दुनिया का नजर रहना आम बात है। लेकिन जब भारत जैसे देश में स्टेट इलेक्शन हो और दुनिया की सुपर पावर कही जाने वाली अमेरिका का भी नज़र इसके ऊपर हो और अमेरिका इस तरीके से स्टेट इलेक्शन को फॉलो कर रहा हो और भारत की तारीफ कर रहा हो और खुद के देशों के लोगों को, खुद के देशों के सरकारों को बेवकूफ़ कह रहा हो, तो फिर सवाल उठता है क्यों। और इसका जवाब अगर एक शब्द में, एक लाइन में दूं तो इसका जवाब कम्युनिज्म का अंत है। वो कम्युनिज्म जो 1950 के दौरान दुनिया के 1/3 देशों में था, आज उसका भारत में अंत हो चुका है। और इस चीज़ को लेकर के यूएस के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं वो भारत की तारीफ कर रहे हैं और खुद के लोगों को बेवकूफ़ कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 59 साल के बाद 4 मई 2026 को इतिहास बदल दिया गया। केरल के चुनाव नतीजे आए, क्योंकि हमारे देश में 3-4 राज्यों का चुनाव था जिसमें केरल के नतीजे आए और कांग्रेस की अगुवाई में यूडीएफ ने 102 सीटें जीती और एलडीएफ सिमट कर 35 सीटों पर हो गया। और ये जो है 1977 के बाद भारत के किसी भी राज्य में कम्युनिस्ट सरकार नहीं है। मतलब कम्युनिस्ट राज्य भारत अब एक भी नहीं बचे और 59 साल का जो इतिहास था कम्युनिज्म का भारत में, अब वो कंप्लीटली खत्म होता है। इसी चीज़ को लेकर के दुनिया में इस चीज़ को लेकर के एक बड़ा न्यूज़ बनता है, वायरल होता है। और यहाँ तक वायरल होता है, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये न्यूज़, जिसमें मार्क डुबोविच, अब ये कौन है तो भैया मैं आपको बताता हूँ, ये डिफेंस फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी और नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट रहे हैं, मतलब हैं अभी भी। वो ये कहते हैं कि भैया इंडिया इज थ्रोइंग, अब भाषा की मर्यादा को देखिए, इंडिया इज थ्रोइंग आउट कम्युनिस्ट फ्रॉम पावर एज अमेरिका इज इलेक्टिंग देम टू गवर्न देयर सिटीज, स्टेट्स एंड एज मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। कि भैया वो कहते हैं कि जहां भारत लेफ्ट विंग और सोशलिस्ट पॉलिटिक्स को अंत करते हुए दिख रहा है, डिक्लाइन करते हुए दिख रहा है, वहीं यूएस में इस तरह के विचारों को प्रमोट किया जा रहा है। खैर ऑफिशियली तो कम्युनिज्म का कोई पार्टी अभी यूएसए में जीत नहीं रहा है, लेकिन जो मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अमेरिका, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, उनमें कई ऐसे नेता हैं जैसे बर्नी सैंडर्स हैं, जोहरान ममदानी हैं, उसके बाद बहुत सारे नेता हैं जो इस तरह के विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और वो उन लोगों को, अमेरिका के लोगों को इडियट कह रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मतलब ये जोहरान ममदानी है, अब आप सोचेंगे कि ये इस तरह का भाषा क्यों कह रहे हैं और मतलब इस तरह की बात ऐसी क्या हो गई, कम्युनिज्म का डिक्लाइन क्या इतनी बड़ी बात होती है जिसकी वजह से मतलब केरला के गवर्नमेंट के खत्म होने पर पूरे दुनिया में न्यूज़ बनता है, यूएस के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इसके ऊपर में बात करते हैं। तो ये कम्युनिज्म का गिरना इतना बड़ा बात क्यों हो गया है, तो इस चीज को लेकर के आज के इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। तो हेलो दोस्तों, आज हेलो दोस्तों नहीं बोलूंगा, आज लाल सलाम बोलूंगा और शायद ये अंतिम लाल सलाम मेरी तरफ से भी है और भारत की तरफ से भी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कम्युनिज्म का जो राइज होता है और कम्युनिज्म का जो फॉल होता है, चाहे वो दुनिया के स्तर पर हो या भारत के स्तर पर हो, तो क्यों पहले कम्युनिज्म जो 1/3 दुनिया फॉलो करती थी तो इतना अट्रैक्टिव क्यों था, और जब उसका अंत हुआ तो क्या कारण रहे जो पहले दुनिया को अट्रैक्टिव लगी वही दुनिया को नाश करने के ऊपर में लगी रही। तो ऐसा क्या कारण था, इन चीजों को लेकर के एनालाइज करेंगे। भारत के में जो कम्युनिज्म का इतिहास रहा है, इस चीज को लेकर के भी हम बात करेंगे, तो आराम से धीरे धीरे समझेंगे इस चीज को। अब देखो यही चीज है यहां पर उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि एक कहानी बताऊं। एक देश जहां पर विरोध हो रहा था, लोग भूखे मर रहे थे, और जब वहां की रानी के पास एक सिपाही जाता है और बोलता है कि रानी जी, हमारे लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है, जैसे हम रोटी खाते हैं वैसे वहां के लोग ब्रेड खाते थे, रोटी बेसिक नेसेसिटी है, वैसे ही ब्रेड बेसिक नेसेसिटी होती थी। तो रानी को कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है। तो रानी कहती है तो क्या हुआ, ब्रेड नहीं है तो उनको बोलो केक खा ले, और केक सिंबलाइज करता है एक लग्जरियस लाइफ को।
तो सोचो कि किसी देश की शासन व्यवस्था इतनी ज्यादा इग्नोरेंट रहती है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि ब्रेड और केक में कितना अंतर होता है। कोई इंसान एक ब्रेड अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो एक केक कैसे अफोर्ड करेगा। उसी विरोध से, उसी विद्रोह से निकलती है कम्युनिज्म की धारा, और इसी कम्युनिज्म को स्वर देने वाले थे हमारे पूकी कह लो चाहे ईवल मैन कह लो, मैं तो पूकी कहूंगा एक तरीके से, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने इनको स्वर दिया। खैर, जब उन्होंने स्वर दिया तो दुनिया ने इनको अपनाया नहीं, पर ये विचार जीवित रही और इसी विचार को बाद में लेनिन के द्वारा 1917 में अपनाया जाता है और सोवियत यूनियन बनाया जाता है। वही सोवियत यूनियन जो दुनिया के दो सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण सुपर पावर में से एक था, अमेरिका को टक्कर देने वाला एकमात्र देश दुनिया का था। तो ये जो मार्क्सिज्म है, ये जो कम्युनिज्म है, ये कहता क्या है? तो भैया, ये जब उदय हुआ था तो आपको पता है विद्रोह से शुरू हुआ था। विद्रोह किस चीज का था कि हमारे समाज में दो तबके के लोग होते हैं। एक जिनको उन्होंने प्रोलेटारिएट बोला, जो कि एलीट क्लास है, राजा, रानी, मंत्री, सिपाही, सैनिक, इन सब के लोगों से ये तबका बनता है जिसका पॉपुलेशन कम रहता है, लेकिन समाज में इनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। ये जब दूसरे तबके जो कि वर्कर क्लास का होता है, जो मजदूर होते हैं, जिनका पॉपुलेशन ज्यादा होता है लेकिन वो समाज में उनकी आवाज नहीं होती है, उनके साथ शोषण होता है, शोषण करने वाले यही एलीट क्लास। तो फिर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक समय आएगा जिस समय में ये वर्कर क्लास, जो शोषित, दबे हुए, कुचले हुए, वंचित समाज हैं, वो इस समाज का विरोध करेंगे। और यही होता है जब सोवियत यूनियन जो है वो रशिया में आती है और एक वायलेंट रिवॉल्यूशन रशिया में देखा जाता है, जिसमें कम्युनिज्म की बुनियाद रखी जाती है। कम्युनिज्म की बुनियाद बोले तो क्या है? तो कम्युनिज्म की बुनियाद है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जिससे लोग वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट ना कर सके। वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करने से क्या होगा? वेल्थ कॉन्सेंट्रेट करने के बाद पावर कॉन्सोलिडेट होगा और उसी पावर का इस्तेमाल समाज के लोगों के ऊपर में शोषण करने पे किया जाएगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई होल्ड नहीं करेगा, सब कुछ स्टेट का होगा, मतलब सब कुछ सरकार का होगा, सब बराबर होंगे, किसी तरह की कोई क्लास नहीं होगी, किसी तरह का कोई मार्केट नहीं होगा, कोई प्लानिंग भी नहीं होगी, जिस तहत, मतलब एक तरीके से प्लानिंग होगी। और इसके अपोज में जो कैपिटलिज्म, जो कम्युनिज्म को मतलब का विरोध करती है, वो क्या कहती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए, कंपटीशन बढ़ेगा। जब फ्री मार्केट होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि लोग स्किल्ड होंगे, लोग मेहनत करेंगे तो प्रॉफिट होगा और इससे इंसेंटिव भी बढ़ेगा। इंडिविजुअल का फ्रीडम होना चाहिए। आपको इस तरह की विचारधारा उतनी समझ में नहीं आई होगी, तो इसको आसान भाषा में अगर हम समझें तो ये एक तरीके से ऐसा है कि कम्युनिज्म कहता है सब बराबर होंगे, देश में किसी तरह का कोई जमीन नहीं होगा, कोई भी किसी का वेल्थ नहीं होगा, सब सरकार का होगा। कैपिटलिज्म कहता है कि अगर सब बराबर होंगे, और मतलब सब बराबर होंगे तो फिर सबके पास तो अलग अलग स्किल है, कोई ज्यादा बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है। तो भैया, अगर ज्यादा बुद्धिमान है तो उसका तो हक है ना कि वो अपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके अपने लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। कोई ज्यादा मेहनती है तो भैया उसका तो हक बनता है ना कि वो जितना ज्यादा मेहनत करे उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट हो। कोई अगर 12 घंटे काम करना चाहता है और कोई अगर 4 घंटे ही काम करता है, तो दोनों की सैलरी इक्वल कैसे हो सकती है? कोई अगर ज्यादा बुद्धिमान है, कोई अगर मूर्ख है, तो उस दोनों को प्रॉफिट सेम कैसे मिल सकता है? तो यही कैपिटलिज्म भी कहता है कि फ्री मार्केट होना चाहिए, जिससे लोग अपने, मतलब एक तरीके से अगर मान लो कि एक ही तरह का फोन पूरा भारत में अवेलेबल होगा तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगी। फिर जो वो फोन की कंपनी है वो अपने फोन में इनोवेशंस लेके नहीं आएंगी, और अगर इनोवेशन नहीं होगा तो जो समाज जिसको तरक्की करना चाहिए था वो समाज तरक्की करेगा नहीं। इसी वजह से अगर हम 4-5 ब्रांड को
अगर हम इजाजत देंगे कि वो भारत में बेच सके, तो फिर एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से कंपटीशन करेगा, दूसरा ब्रांड तीसरे ब्रांड से कंपटीशन करेगा, जिस कंपटीशन की वजह से इनोवेशन होगा, और जिस इनोवेशन की वजह से जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों की वो और अच्छी होगी और समाज तरक्की करेगा। लेकिन जब ऐसा होता है तो फिर इनइक्वालिटी बढ़ने लगती है, कुछ लोगों के पास कंसोलिडेशन, वेल्थ का कंसोलिडेशन होने लगता है, डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ने लगता है। तो समाज यहां पर इंडिविजुअल फ्रीडम तो देता ही है, साथ साथ कुछ हद तक एक तरीके से कंस्ट्रेंट्स भी लेके आता है। अगर इसको हम भारत की राजनीति के ऊपर में ढाले तो आपके पास, आपने सुना होगा सेंटर, लेफ्ट, राइट। अब देखो, जो सेंटर है मतलब नॉर्मल, न्यूट्रल, एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब मेरा राइट है पर ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, आप अगर ऐसे देखेंगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट जो है वो कम्युनिज्म हो गया, एक्सट्रीम राइट जो है वो लाजे फायर हो गया। एक्सट्रीम लेफ्ट कहता है कि कोई मार्केट नहीं होना चाहिए, कंट्रोल सरकार का। एक्सट्रीम राइट कह रहा है कि मार्केट के ऊपर में किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, एकदम फ्री फ्लो होना चाहिए। उसके बाद मॉडरेट लेफ्ट में सोशलिज्म, कि भैया आप मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी एक तरीके से, कि हम प्राइवेट कंपनियों को भी मौका देंगे और सरकार भी काम करेगी। मतलब सरकार जो एसेंशियल चीजें हैं जैसे हॉस्पिटल, सिर्फ हम प्राइवेट कंपनी को भी नहीं दे देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो बेसिक नेसेसिटी है, तो सरकार भी हॉस्पिटल्स बनाएगी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट सरकार भी बनाएंगी जो कि बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी है, बेसिक एसेंशियल चीजें हैं। और उसके बाद सेंटर, मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके बाद कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म कहता है कि वेलफेयर तो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन कीजिए, प्राइवेट मार्केट को आप जो है वो ओपन रखिए। इस तरह की बातें यहां पर कही गई हैं। मतलब कि अगर सेंटर से हम लेफ्ट की तरफ जाए तो हमें ज्यादा इक्वालिटी मिलेगा, वहीं अगर राइट की तरह जाएं तो हमें फ्रीडम मिलेगा। हमें क्या चाहिए? हमें दोनों चीज चाहिए। हमें सिर्फ फ्रीडम लेकर के हम क्या करेंगे अगर हमारे इक्वालिटी ही नहीं है। फ्रीडम जो है भारत में बहुत है, लेकिन चाइना जैसी ग्रोथ नहीं है। चाइना में क्या है? इक्वालिटी है, ग्रोथ है, लेकिन उनके ऊपर में शोषण भी होता है। कैसे? अब देखो, अगर इक्वालिटी को अगर हम ठीक से समझें कि ये जो कम्युनिज्म जिस तरह की इक्वालिटी की बात करता है, अब ये किस तरह की इक्वालिटी है? तो भैया आप एक मतलब ये घोड़े के स्टबल में चले जाइए या ऐसे जगह चले जाइए जहां भेड़ बकरियां होती हैं, तो आप देखेंगे भेड़ों को इक्वल रखा जाता है, एक साथ रखा जाता है, इक्वल है वो, उनके ऊपर जो है उनका मालिक शोषण कर रहा होता है। उसके बाद जो बकरियों का आप झुंड देख लीजिए, बकरियों का झुंड होता है, इक्वल ही होते हैं, उनके ऊपर जो उनका मालिक होता है वो उनके ऊपर में शोषण कर रहा होता है। वहीं अगर हम अपने देश के पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, अब ये एक तरीके का कैपिटलिज्म जो क्रिटिसाइज करता है वो मैं कह रहा था। अब हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किस स्पेक्ट्रम पे आते हैं, तो इसको विजुअलाइज करने के लिए ये वाला चार्ट आप यहां पर देख सकते हैं। ये वाला जो चार्ट है वो क्या कह रहा है? तो वो कहता है कि हमें सिर्फ कम्युनिज्म को देखना नहीं है। मतलब आप देखो कि यहां पर ना ग्राफ जैसा बना हुआ है, एक ये वाला लाइन जो कि इकोनॉमी को दर्शाता है कि ये इस लाइन के इस साइड जो है वो इकोनॉमिक राइट है, इस साइड लेफ्ट है। मतलब ये कि अगर इस साइड की पार्टीज हैं तो वो सोशलिज्म को ज्यादा प्रमोट करेंगी। सोशलिज्म का मतलब क्या है? सोसाइटी में वेलफेयर को बढ़ाने की बात ये करेगी। इकोनॉमिक राइट क्या है? कि वो मार्केट में इंटरवीन नहीं करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेट कंपनी हावी होंगी, कम से कम सरकारी कंपनियां होंगी। यहाँ पर सरकारी कंपनियों का अंबार लगा होगा। सरकारी कंपनियां मतलब देश की कंपनियां, देश के हर एक व्यक्ति की कंपनी। यहां पर क्या है? यहां पे नहीं, प्राइवेट कंपनीज होंगे। उसके साथ साथ सोशल राइट और सोशल लेफ्ट। मतलब यहां सोशल लेफ्ट में कि आपके समाज में जो कुरीति है, जो विचारधारा है, जो सदियों से चलती आ रही है, उनको बदलने की जरूरत है। और ये जो राइट में वो कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर, हमारे समाज में जो हमारी मतलब थॉट रहा है, मतलब जो विचार रहा है हमारा, वो अच्छा था, बस वो मतलब एडल्ट्रेटेड हो गया। मतलब उसमें ना पॉल्यूशन आ गया था। मतलब उसमें वो उसको क्या बोलूं, पॉल्यूटेड हो गया था। तो उसको जो है प्योर करना है। हमारा समाज अच्छा था, इम्प्योर हो गया था। ये कह रहा है हमारा समाज इम्प्योर है, इसको प्योर करना है। ये कह रहे हैं कि हमारा समाज प्योर था,
इम्प्योर हुआ फिर उसको प्योर करना है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो कंजर्वेटिव अप्रोच के हैं, वो अपने ट्रेडिशंस को ज्यादा फॉलो करते हैं, अपने देश के प्रति ज्यादा लगाव रखते हैं। ये जो लोग हैं जो इस साइड आते हैं वो अपने ट्रेडिशंस को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, वो जो है अपने देश से ज्यादा ह्यूमैनिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा पार्टी जो है वो किस स्पेक्ट्रम में पाया जाता है। इसके बाद हम यहां पर बात करेंगे कि भैया जो मतलब देश, पूरा दुनिया 1/3 की आबादी थी, वो डिक्लाइन कैसे करती है, क्या ऐसे रीजंस रहे जिनकी वजह से दुनिया ने कम्युनिज्म को बोला कि भैया हमें नहीं चाहिए, उखाड़ फेंक दिया। तो क्या ऐसा कारण रहा है? पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो YouTube पे मैं बताता हूं वो एक तरीके से 50-60% होता है सेंसर्ड होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में टेलीग्राम पे मैं बताता हूं। ओपिनियन जो है वो टेलीग्राम पे जो भी मेरी ऑडियंस है उनसे मैं लेता हूं। उसके साथ साथ अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें, जैसे करंट अफेयर्स, शॉर्ट नोट्स हो गए, रिविजन की मटीरियल हो गई, PYQs हो गए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया। एक मेंटोर चाहिए होता है जो देख सके कि आपकी डे टू डे प्रिपरेशन किस तरीके की चल रही है। कुछ ऐसा हेल्प जो आपको चाहिए होता है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने पे मिल जाएगा। आप आस्क प्रशांत 03 को कनेक्ट कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन करना एक मतलब ज़िंदगी की ज़रूरत कह लो, चाहे एक ज़िंदगी का एक अहम मतलब डिसीजन होता है जो लेना होता है। तो अगर आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है तो इसका मतलब ये है कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं और कब ये साल गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी आप यूपीएससी को लेकर के सीरियस हैं तो, और आप लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड हैं, तो नीचे में एक गूगल फॉर्म दिया होगा, उस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको जो है उस कंफ्यूजन से दूर निकालने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद फिर भी अगर आप बैच लेना चाहते हैं, मतलब क्योंकि अभी बहुत ऑफर्स चल रहे हैं, तो 13,000 से शुरू है। और अगर आप सीरियस हैं तो आप झा लाइव कोड का इस्तेमाल करके ह्यूज डिस्काउंट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो यूपीएससी की बैच है वो 7 मई 2026 को शुरू हो जाएगी। और अगर आपने लेट किया तो फिर सिचुएशन गंभीर हो जाएगा। मतलब लेक्चर्स रिकॉर्डेड आपको देखने पड़ेंगे, बैकलॉग हो जाएगा, पाइलअप होता जाएगा और फिर धीरे धीरे आप बाकी एस्पिरेंट से पीछे चलते रहेंगे। तो आप लेट मत कीजिए, जल्दी जाइए, स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड कीजिए या ऐसे ही आप कोर्स लीजिए, या नीचे जो गूगल फॉर्म है उस पर आप अपनी डिटेल्स भरिए और मैं आपसे बात करके जो है आपके फ्यूचर में डिसीजन लेने में आपकी मदद करूंगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में। वो दौर जहां 1/3 दुनिया रेड थी। रेड थी का मतलब ये कि लाल सलाम का दौर था, जहां कम्युनिज्म 20वीं सदी के मध्य में अपने चरम पर था। यूएसएसआर एक सुपर पावर था, चाइना माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट हो चुका था, क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो ने अपनी क्रांति कर दी थी और वियतनाम में हो चिन, कोरिया में किम जोंग जो थे वो सत्ता में आ चुके थे। 1917 में सोवियत यूनियन, ये सब चीजें तो हमने देखा ही है। इनका एक ही कहना था, जो मजदूर हैं वो एक हो जाओ। लेकिन फिर सिचुएशन बदल जाता है। वो लोग जो मजदूरों के लिए आवाज उठा रहे थे वो अब मजदूरों के राजा बन चुके थे। क्या होता है? होता है आर्थिक अकुशलता। अब आर्थिक अकुशलता का मतलब क्या है कि जब रोटी की कमी हो गई, क्योंकि स्टेट अब कंट्रोल कर रही है इकोनॉमी, इनोवेशन बंद हो चुका है, मार्केट नहीं है तो कंपटीशन नहीं है। यूएसएसआर में 1980 तक बेसिक गुड्स के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ता था। उनके लिए जो है एक फिक्स्ड बांट दिया गया था कि अब किसी इंसान को 10 रोटी खाने से भूख मिटती है और किसी की 2 रोटी में ही भूख मिट जाती है, तो उस इंसान को भी 4 रोटी ही मिलेगी जिसको 10 रोटी की जरूरत है, और उस इंसान को भी 4 रोटी ही मिलेगी जिसको 2 रोटी की जरूरत है, क्योंकि आपसे हम। और दूसरा बात यह है कि ये इंसान जो 2 रोटी खाता है वो 4 घंटे मेहनत कर सकता है, लेकिन जो 10 रोटी खाता है वो 10 घंटे मेहनत कर सकता है। लेकिन क्या फायदा? ये क्यों 4 घंटे, ये भी 4 घंटे ही मेहनत करेगा, ये भी 4 घंटे ही मेहनत करेगा, ये 10 घंटे मेहनत कर सकता था, इसके पास वो कैपेबिलिटी थी। लेकिन जब रिजल्ट
हमको 4 घंटे मेहनत करने पर ही मतलब जितना मिलता है उतना ही मिलेगा, अगर हम 10 घंटे भी मेहनत करें तो भी, तो कोई इंसान क्यों ही ज्यादा मेहनत करेगा? कोई इंसान अपना बुद्धि का इस्तेमाल क्यों ही करेगा जब उसको बुद्धि का इस्तेमाल करने पर भी किसी तरह का कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, किसी तरह का प्रॉफिट नहीं मिलेगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? तो बुद्धि का इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा, इनोवेशन होना बंद हो जाएगा, तरक्की रुक जाएगी, समाज डिग्रेड करने लगेगा। और यही यहां भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अथॉरिटेरियनिज्म जो वर्कर्स के लिए आवाज उठा रहे थे वो अब उनके लिए राजा बन चुके थे। इंफॉर्मेशन क्रांति चरम पे थी। बर्लिन वॉल जो घेर दिया गया था, उस बर्लिन वॉल में लोगों को पता चलने लगा कि भैया पूर्वी यूरोप के लोगों जो कि रशिया साइड में थे जहां पर कम्युनलिज्म का मतलब हावी था, उनको पता चलने लगा था कि पश्चिमी यूरोप का मतलब के लोगों की जिंदगी कैसी है। तो उनको लगा कि भैया हमें कम्युनिज्म को मतलब अडॉप्ट करने से कोई फायदा तो हुआ नहीं, वहां पे कैपिटलिज्म है लेकिन वहां पे तो लोग डेवलप कर रहे हैं, वहां की तो लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो रही है, तो फिर वो बेहतर मतलब इक्वल होने से हमें फायदा ही क्या जब हमें डेवलपमेंट का स्वाद ही नहीं चख पा रहे हैं। और उसके बाद फिर बहुत सारे सोवियत यूनियन में बहुत सारे जो देश थे वो विरोध करने लगे और उसी विरोध के चलते लास्ट में सोवियत यूनियन टूटता है और उसी के साथ कम्युनिज्म का एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन 1957 में हम देखते हैं कि केरला में जो सरकार होती है जो कि पूरी दुनिया की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरी दुनिया की पहली बार। क्योंकि जो कम्युनिज्म होता है ना वो हमेशा एक क्रांति के जरिए ही लाया जाता है, इलेक्ट करके कोई नहीं लाता है। लेकिन भारत में पहली बार ऐसा हो रहा था, विश्व में पहली बार हो रहा था। 1977 में हम देखते हैं वेस्ट बंगाल में 34 साल का साम्राज्य ज्योति बसु का शुरू हो जाता है, जो एक तरीके से 34 साल, सोचो कितना अटूट, कितना मतलब स्ट्रॉन्ग शासन व्यवस्था होगी। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारी दिक्कतें आती है। 1978 में त्रिपुरा में भी लेफ्ट फ्रंट बनती है। लेकिन फिर 2011 में एक लेडी ममता बनर्जी 34 साल के लेफ्ट के रूल को खत्म करती है। 2018 में त्रिपुरा में बीजेपी 25 साल का लेफ्ट रूल खत्म करती है और फिर 2026 में ये दौर कंटिन्यू होता है और केरला में यूडीएफ की ऐतिहासिक जीत के बाद लेफ्ट विंग का, कम्युनिज्म का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। क्या कारण रहा था इंडिया में? एंटी इनकम्बेंसी। 10 साल जो एलडीएफ रही थी सरकार में, वहां गोल्ड स्मगलिंग के केसेस आप सबने देखे होंगे। एसएफआई की गुंडागर्दी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। जो ब्यूरोक्रेसी में थे उनका एरोगेंस होना बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से लोगों ने जवाब दिया। उसके बाद क्या होता है, केरला में जब स्टेट कहता है कि रोजगार चाहिए, स्टेट देगा, दिक्कत नहीं है। वो 2-3 हजार रुपए जैसे बंगाल में देते थे वैसे ही वहां पे कुछ बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन जिस चीज की जरूरत, अब देखो सरकार को हम चुनते इसीलिए नहीं है क्योंकि वो हमें 2,000 रुपए 3,000 रुपए महीने का दे सके। सरकार को हम चुनते हैं ताकि वो हमारे लिए अच्छा सड़क, अच्छा स्कूल तो बनाए ही, साथ में रोजगार के अवसर भी पैदा करे। वो हमारे लिए इंडस्ट्रीज लगाए जिससे हम जो आज आपसे 2-3 हजार रुपए लेकर के अपने महीने भर का गुजारा कर रहे हैं, वो हम उस इंडस्ट्री में नौकरी करके हम 50,000, 1 लाख, करोड़ों रुपए तक हम कमा सके अपने स्किल और अपने मेहनत के बलबूते पर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। केरला के जो युवा हैं वो गल्फ कंट्रीज में जॉब करने के लिए जाते हैं। अब कोई क्यों बाहर के देशों में जॉब करने जाएगा? अगर उसके अपने ही राज्य में, अगर उसके अपने ही समाज में जॉब रहेगा तो वो क्यों ही जाएगा। वेस्ट बंगाल में भी यही होता है। वेस्ट बंगाल में जो टाटा नैनो जैसा बड़ा उद्योग जो टाटा जी लगाने वाले थे वो नहीं लगा पाए, मतलब रतन टाटा जी जो लगाने वाले थे वो नहीं लगा पाए क्योंकि वहां पर वर्कर क्लास का, सीपीआई का बहुत ज्यादा बोलबाला था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तो खत्म ही कर दिया गया था और यही पैटर्न केरला में भी दिखा। और एक और कारण था वो ये कि जो लेफ्ट विंग बात करती है कि हम कमजोरों के लिए खड़े होंगे, वो कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में माइनॉरिटी वाली राजनीति करने लग जाती है। जो माइनॉरिटी रहते हैं उनको ये समझ में आने लगता है कि भैया हमारे लिए तो यही है जो है,
इसीलिए जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हो गए, जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हो गए, वो बढ़ चढ़ के कहीं ना कहीं जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं उनका सपोर्ट करने लग जाती हैं। और दूसरा कारण जो है वो कहीं ना कहीं जो राइट विंग विचारधारा का आगमन होना, रिलीजियस पॉलिसीज का वर्चस्व होना, मतलब एक तरीके से हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति को बढ़ावा देना, ये सब भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को बढ़ावा देता है। तो इसी वजह से फिर लोगों को लगा कि नहीं, ये कमजोरू शोषित की पार्टी नहीं है, ये माइनॉरिटी की पार्टी है, और इसी वजह से लोग जो हैं वो आवाज उठाते हैं इसके खिलाफ और इसको राज्य से निकाल दिया जाता है। अब कह सकते हैं कि ममता बनर्जी जो थी वो एक तरीके से लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी में से नहीं थी, बट कहीं ना कहीं उनका जो विचार था, वो जो उससे पहले की जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं सिमिलर ही थी, कुछ भी बड़ा बदलाव नहीं आया। मतलब क्या? मतलब यह है कि क्या कैपिटलिज्म परफेक्ट है? नहीं, कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी बढ़ती है। सॉरी, तो हाँ, कैपिटलिज्म में तो क्या, कैपिटलिज्म का क्या सॉल्यूशन है? कम्युनिज्म एक प्रॉब्लम है, तो क्या कम्युनिज्म का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? कैपिटलिज्म। तो देखो, कैपिटलिज्म कोई परफेक्ट नहीं है। कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी होती है। 1% के पास 50% वेल्थ कंट्रोल करते हैं, बिल गेट्स जैसे लोग हो गए, एलन मस्क जैसे लोग हो गए। लेकिन ये 1% कौन होगा, ये सरकार डिसाइड नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे अच्छी बात, आज अगर मैं इस 1% में आता हूं, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा बुद्धि लगाता हूं, तो कल को कोई और आ सकता है। आज अगर मुकेश अंबानी इस 1% में आते हैं क्योंकि उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया है, मेहनत किया है, तो कल को कोई एक मजदूर का बेटा भी इस 1% में आ सकता है, क्योंकि वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो अपने मेहनत का इस्तेमाल करेगा। तो कम्युनिज्म जो है वो कहती है कि सब इक्वल हैं, पर पार्टी के लोग एलीट हो जाते हैं। कहती है फूड फॉर ऑल होगा, लेकिन यूएसएसआर में फेमाइन हो जाता है। वर्कर का पैराडाइज होगा, लेकिन गुलाग कैंप्स जैसे इंसिडेंट होते हैं। क्या होता है इसके बारे में जाके पढ़ना। कैपिटलिज्म रियलिटी में इनइक्वालिटी तो है ही, लेकिन मोबिलिटी भी है। साउथ कोरिया जहां डेमोक्रेसी है, नॉर्थ कोरिया जहां पर मतलब कम्युनिज्म है, वहां पे आप सिचुएशन देख लीजिए। एक ही देश के 2 टुकड़े हैं, लेकिन दोनों की तकदीर अलग अलग है। इनोवेशन होता है, टेक्नोलॉजी बढ़ता है, जीडीपी का ग्रोथ होता है, और इसी से कहीं ना कहीं समाज के साथ पूरा देश आगे बढ़ता है। तो आज दुनिया में सिर्फ 4-5 कंट्री हैं, जैसे चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम और लाओस, जिसमें चाइना और वियतनाम में तो नाम के लिए कम्युनिज्म बचा हुआ है, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को प्रैक्टिकली कैपिटलिज्म में ढाल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, सब कुछ है। तो भैया समझ लो 3 देश ही ऐसे हैं, और इस 3 देश में कम्युनिज्म का क्या हाल है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो यूएसए, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था, ऐसा बात क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण यह है कि भैया कोई भी काम यूएसए ऐसे ही नहीं करता है इंस्टेंटली, पहले बिल्डअप बनाता है। वही अभी कर रहा है, कम्युनिज्म को लेके, एंटी कम्युनिज्म को लेके चीजें कर रहा है, ताकि जब क्यूबा में, क्योंकि क्यूबा भी है में भी है कम्युनिज्म, और वहां पे लोग सच में क्यूबन गवर्नमेंट से खुश नहीं है, और यूएस की गवर्नमेंट तो यही करती ही है कि भैया थोड़ा सा अगर उस देश के लोग अपने सरकार से खुश नहीं है तो हम इंटरवीन कर दे, क्योंकि इनका अल्टीमेट दुश्मन तो यही है। इसी क्यूबा की वजह से जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस याद कर लो। तो अब इनको एक मौका चाहिए, मौका मिल रहा है, और अपने देश में इस तरह की सेंटिमेंट बना रहे हैं कि कम्युनिज्म गलत होता है, कम्युनिज्म ये होता है, कम्युनिज्म ईवल है, जिससे कल को अगर वो क्यूबा में, क्योंकि उनका प्लान यही है ही, आप ये वाला न्यूज भी देख लीजिए जिसमें वो कह रहे हैं ईरान वॉर के बाद वो क्यूबा पे अटैक करेंगे। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनके देश में खुद भी जो लोग हैं वो विरोध करेंगे। तो फिर इस विरोध से बचने के लिए वो जो है वो इस तरह का बात कर रहे हैं, ताकि लोग उनके विरोध में ना आए। तो आपको ये कैसा लगा सेशन? आपको क्या लगता है कि कम्युनिज्म सच में इतना ज्यादा बुरा है, या फिर क्योंकि कम्युनिज्म एक्सपेक्ट करता है कि लोग जो हैं वो अपनी एफिशिएंसी के फुलेस्ट में जाके काम करेंगे, जितना ज्यादा एफिशिएंट हैं वो उतना ज्यादा काम करेंगे, लेकिन लोग सोचते हैं कि मुझे जितना ज्यादा तुम प्रॉफिट दोगे उसी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो मैं ज्यादा काम करूंगा, कम प्रॉफिट मिलेगा तो मैं कम काम करूंगा। सिंपल सी लॉजिक है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कम्युनिज्म सच में इतना बुरा है, या आपको लगता है कि कम्युनिज्म विचारधारा को मतलब जानबूझ करके गलत बनाया गया है, कम्युनिज्म से अभी भी सोशलिज्म
हो रहा है और आने वाले टाइम में वापस कम्युनिज्म का उदय होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग और फिर लाल सलाम। नहीं, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।